नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। चैप्टर 10 का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि है तरंग प्रकाश की, जिसमें आप व्यतिकरण को पढ़ चुके हैं। किरण प्रकाशिकी के बाद आपने तरंग प्रकाशिकी को समझना शुरू किया है। उसके कुछ रिवीजन के क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो पहला प्रश्न, तरंग प्रकाशिकी जो आपने पढ़ा है, आपने समझा होगा तरंगाग्र, वेव फ्रंट क्या होता है। देखिए, वेव फ्रंट है क्या? यदि कोई माध्यम है और उसमें तरंग चल रही है, संचरित हो रही है, तो किसी भी क्षण पर समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ये तरंगाग्र की परिभाषा है। कैसे? यदि आप एक पानी में, झील में पानी भरा हुआ है, उसमें एक पत्थर डालेंगे तो आपको रिंग बनते दिखाई देंगे। तो वहां पर जो समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कण हैं, उस पर एक सर्किल खींचा जाए, सर्किल बनेगा, उस बिंदु पथ को कहते हैं तरंगाग्र। और तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसको कहा जाता है किरण। ठीक है। अब तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात, ये पहला प्रकार क्या है? यदि प्रकाश स्रोत बिंदु के समान है, बिंदुवत है, तो उससे सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसको हम कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। ठीक है। दूसरा, यदि प्रकाश स्रोत स्लिट के आकार का है, झिर्री के आकार का है, जो कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, यदि वो झिल्ली के आकार का है तो उससे सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसको हम कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है। तीसरा, प्रकाश स्रोत चाहे बिंदु के आकार का हो, चाहे वो स्लिट के आकार का हो, झिर्री के आकार का हो, उससे असीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसको कहते हैं समतल तरंगाग्र। तो 3 प्रकार के तरंगाग्र हो गए, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। ठीक है। ये तो तरंगाग्र हुआ। इस तरह से गोलीय तरंगाग्र है ये। यदि तरंग माध्यम में संचरित हो रही है तो माध्यम के कण विस्थापित होने लगते हैं, वो कंपन करने लगते हैं। वो कंपन करने में जितने कण समान कला में कंपन करते हैं उस पर एक पृष्ठ खींचा जाए तो वो तरंगाग्र कहलाता है। और उस पृष्ठ के लंबवत हम रेखा खींचें तो इसको कहते हैं हम किरण। इसी तरह से ये समतल तरंगाग्र है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को समझाइए। देखिए, तरंग सिद्धांत हाइगेन ने दिया। इससे पहले आपने समझा कि न्यूटन ने कार्पस्क्यूलर थ्योरी दी थी, कणिका सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, जो कि द्रव्यमान रहित कण होते हैं। और उन्होंने उनका कणिका सिद्धांत इसलिए अमान्य कर दिया गया कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसी थी जिनको समझाने में, जिनको समझने में आगे परेशानी हुई। उन्होंने एक बात कही थी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में अधिक होती है। जब फोको ने प्रयोग किया और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निकाली तो ये तथ्य निकल कर आया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। इससे न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया। तब हाइगेन ने यह कहा प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और उस पूरी ज्योमेट्री को समझाने के लिए, ऑप्टिक्स को समझाने के लिए उन्होंने एक ज्योमेट्री डेवलप की और उस ज्योमेट्री को द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। ये क्या है? किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यह पहला पॉइंट है सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल का। किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसका काम करता है? तरंग स्रोत का, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स या द्वितीयक तरंगिकाएं। दूसरा पॉइंट है, ये द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। और तीसरा पॉइंट है इसका, किसी भी क्षण इन तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ, उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये 3 पॉइंट आपको सेकेंडरी वेव इक्वेशन में, सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन है अध्यारोपण का क्या सिद्धांत है। 11th में आपने जब ध्वनि पढ़ा है उसमें व्यतिकरण भी पढ़ा है और अध्यारोपण का उससे पहले सिद्धांत पढ़ा है। ये क्या है? जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो किसी भी क्षण माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण उस कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अध्यारोपित होने का मतलब है इंग्लिश में सुपर इम्पोज होना, तरंगों का मिलना। दो तरंगों के अध्यारोपण से एक नई तरंग बनती है जिसको हम परिणामी तरंग कहते हैं। तो प्रत्येक तरंग कण को अपने तरीके से विस्थापित करती है। तो इन किसी भी कण का जो परिणामी विस्थापन होता है वो अलग अलग तरंग के कारण उत्पन्न विस्थापनों के वेक्टर सम के बराबर होता है। यदि अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन वेक्टर y1, वेक्टर y2, वेक्टर y3 एंड सो ऑन वेक्टर n है, n तरंगे माध्यम में संचरित हो रही हैं, वो उस कण को अपने अपने तरीके से विस्थापित करेंगी। तो मान लीजिए कि उनके विस्थापन कणों के y1, वेक्टर y1, वेक्टर y2, वेक्टर y3 एंड सो ऑन वेक्टर yn हैं, तो जो संपूर्ण विस्थापन है, परिणामी विस्थापन है वेक्टर y, वो इनके सदिश योग के बराबर होता है। वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 एंड सो ऑन प्लस वेक्टर yn। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। ये है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इंटरफेरेंस क्या है। आपने हालांकि पिछले वीडियो में समझ लिया है, हम केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको रिवाइज कर रहे हैं। व्यतिकरण की परिभाषा क्या है? जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग की तीव्रता में, इंटेंसिटी में परिवर्तन होता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। या तो तीव्रता बढ़ जाती है या तीव्रता घट जाती है। देखिए, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आयाम यदि घटता है तो तीव्रता भी घटती है। ठीक है, तो दो तरंगों के जो कि कंडीशन क्या है, लगभग समान आयाम हो, A1 और A2 के बीच में थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी समान हो और एक ही दिशा में, ये सब स्पष्ट व्यतिकरण की शर्तें भी हैं। इसी परिभाषा से हम शर्तें निकाल लेते हैं। दो तीन शर्तें यहीं से निकल जाती हैं कि दोनों तरंगों के आयाम समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, दोनों तरंगें एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो अध्यारोपण के कारण तीव्रता में परिवर्तन होता है। या तो तीव्रता अधिकतम होती है या तीव्रता न्यूनतम होती है, बढ़ जाती है या घट जाती है। जब दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, यानी शीर्ष पर शीर्ष अध्यारोपित होता है और गर्त पर गर्त अध्यारोपित होता है, ये कहलाता है समान कला में मिलना, समान कला में अध्यारोपित होना। तो उस प्रकार के व्यतिकरण को कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण। और जब दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, यानी शृंग पर गर्त पड़ता है और या गर्त पर शृंग पड़ता है, अपोजिट फेस में मिलती हैं, शीर्ष पर गर्त पड़े और गर्त पर शीर्ष का अध्यारोपण हो, तो वो विनाशी व्यतिकरण, वहां तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, तीव्रता घट जाती है, यहां तीव्रता बढ़ जाती है। इसको कहते हैं संपोषी व्यतिकरण और दूसरे को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? तो देखिए, संपोषी व्यतिकरण तब होता है जब दोनों तरंगों के बीच में कलांतर पाई का समगुणक हो, सम संख्या का गुणा हो पाई में। जो एंगल बनेगा दोनों तरंगों के बीच में, जो फाई है, कलांतर मतलब फाई, तो वो समगुणक होना चाहिए पाई का, या 0 होना चाहिए। यानी 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, या 0 हो सकता है। कॉस, फिर फाई का मान क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। कॉस 0 1 होता है, 1 हो जाता है तो आयाम बढ़ जाता है। आयाम ए, परिणामी आयाम A इक्वल्स टू आता है A1 प्लस A2, ये मैक्सिमम होता है। जब आयाम मैक्सिमम होता है तो तीव्रता भी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। या दूसरी शर्त मार्गांतर से संबंधित है, पथांतर 0 हो या तरंग दैर्घ्य के आधे λ/2 का समगुणक होना चाहिए। ये आवश्यक प्रतिबंध काहे के लिए है? संपोषी व्यतिकरण के लिए। इन सबको आप नोट करते जाइए। दूसरा, हम इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं जब दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं, वही बात शीर्ष पर शीर्ष और गर्त पर गर्त,
तो तीव्रता बढ़ती है, इसको कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध क्या है? दोनों तरंगों के बीच में कलांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए, या तो पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो या 7 पाई हो एंड सो ऑन हो, तब कॉस पाई की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। -1 आएगी तो कैपिटल ए जो परिणामी आयाम है वो A1 - A2 आएगा, यानी आयाम डिक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड घटेगा तो तीव्रता भी घटेगी, तीव्रता घटेगी यानी विनाशी व्यतिकरण होगा। और पथांतर संबंधी, मार्गांतर संबंधी, यहां क्या था? λ/2 का सम गुणक, यहां होगा λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए, या दोनों तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होनी चाहिए, तब होता है विनाशी व्यतिकरण। तो ये संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के आवश्यक प्रतिबंध हैं, इनको आप नोट करें अपनी कॉपी में। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 6वां क्वेश्चन ये है, क्या व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है? तो बिल्कुल पालन होता है, ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। व्यतिकरण की घटना आपने पढ़ी है कि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, तो ये ऊर्जा संरक्षण है। कैसे है? इसमें विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम क्या होता है? न्यूनतम होता है, और तीव्रता भी वहां क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। मैंने बताया कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आयाम मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। वहां पर इस सब कारण से तीव्रता के मिनिमम होने से ऊर्जा भी क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। यहां जो विनाशी व्यतिकरण के स्थान हैं, वहां की जो ऊर्जा है वो उन स्थानों पर ट्रांसफर हो जाती है जहां संपोषी व्यतिकरण होता है। तो जो ऊर्जा यहां घटी, जो ऊर्जा यहां विलुप्त हुई, वो कहां प्रकट हुई? संपोषी व्यतिकरण जिन स्थानों पर हो रहा है वहां पर ऊर्जा प्रकट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता, इसलिए व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, ये 7th क्वेश्चन हम देखते हैं, वो क्या है हमारा? स्पष्ट व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं? देखिए, अभी हमने व्यतिकरण की डेफिनेशन पढ़ी, जब दो लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगें एक साथ एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो इनमें 3 बातें तो हमें परिभाषा से ही मिल गई। क्या? यंग का बाइस्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक स्लिट से 2 स्लिट बनाते हैं, ठीक है, तो वो कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, वो भी इसकी एक कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या हुई? आवश्यक शर्तें स्पष्ट व्यतिकरण के लिए, पहला, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। तीसरा, दोनों तरंगें एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए। ये 3 हमें व्यतिकरण की परिभाषा से पॉइंट मिल जाते हैं। हम उस डेफिनेशन को जब गौर से पढ़ते हैं तो हमें ये 3 शर्तें उसमें आपको समझ में आ जाएंगी। चौथी शर्त क्या है? दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। 5वीं शर्त क्या है? दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के निकट होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, तभी स्पष्ट व्यतिकरण पर्दे पर दिखाई देता है। पर्दे पर हमें फ्रिंजें दिखाई देती हैं, उनको कहते हैं पट्टियों को फ्रिंजें, ठीक है। कुछ फ्रिंजें चमकीली फ्रिंजें मिलती हैं जिनको दीप्त फ्रिंज कहते हैं, कुछ जिन पर तीव्रता न्यूनतम होती है वो काली फ्रिंज होती हैं, या कम जिन पर लाइट होता है उनको कहते हैं हम अदीप्त फ्रिंजें, ठीक है। तो जिन पर तीव्रता अधिकतम होती है दीप्त फ्रिंजों पर, वहां क्या हो रहा है? संपोषी व्यतिकरण। और जहां हमें काली फ्रिंजें मिल रही वहां क्या हो रहा है? विनाशी व्यतिकरण। तो ये तभी मिलता है जब इन शर्तों का पालन हो। 6वां, प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। एक वर्णी होगा तभी कला संबद्ध स्रोत होगा, तभी हमें स्पष्ट व्यतिकरण दिखाई देगा। यदि हम श्वेत प्रकाश का इस्तेमाल करेंगे तो वहां हमें बहुत सारे रंग पर्दे पर दिखाई देंगे। 7वां हमारा पॉइंट क्या है? दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। ये जो कला संबद्ध है ये कोहेरेंट, हम अगले क्वेश्चन में इसको देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो ये 7 कंडीशन है, 5 एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन है, कला संबद्ध स्रोत क्या हैं, इन्हें प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं। देखिए, एक स्रोत से जब हम 2 स्रोत बनाते हैं तभी वो कला संबद्ध कहलाते हैं, वो कला संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करते हैं। आप
दो मोमबत्तियों से व्यतिकरण की घटना को पर्दे पर स्पष्ट नहीं दे सकते, दो बल्ब व्यतिकरण नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक ही सोर्स से दो सोर्स हमें डेवलप करने पड़ते हैं, इसलिए हम दो स्लिट आगे लगाते हैं। ऐसे दो स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां समान होती हैं तथा जिनमें कलांतर शून्य होता है अथवा नियत होता है। फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। अलग अलग सोर्स हम इस्तेमाल करेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी। फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी तो जो पर्दे पर व्यतिकरण का प्रतिरूप है वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे दो स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां समान हो और जिनमें कलांतर क्या हो, शून्य हो या कांस्टेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत। इंग्लिश में इनको कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। जैसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक स्लिट से उसमें दो स्लिटें बनाई जाती हैं जो कला संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करती हैं। यदि प्रश्न आता है आपके परीक्षा में कि क्या दो मोमबत्तियों से व्यतिकरण किया जा सकता है, तो आंसर क्या है, स्पष्ट व्यतिकरण नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि दो मोमबत्तियों से निकलने वाले प्रकाश की तरंगों की आवृत्तियां समान नहीं होती और कलांतर उनमें नियत नहीं रहता, बदलता रहता है। किसी क्षण पर तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी तो किसी क्षण पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, तो इस कारण से स्पष्ट व्यतिकरण चित्र प्राप्त नहीं हो सकता। तो दो अलग अलग सोर्स व्यतिकरण को स्पष्ट रूप से पर्दे पर हमें नहीं दे सकते क्योंकि वो कला संबद्ध नहीं होते। जैसे यंग के प्रयोग में या किसी भी प्रयोग में आप देखें कि ये दो सोडियम लैंप इस्तेमाल किए गए हैं। एक ही यदि सोडियम लैंप हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी एक सी है क्योंकि इनसे निकलने वाले तरंगों की फ्रीक्वेंसी समान होगी, तो ये एक स्लिट से दो स्लिट हमने बनाई और पर्दे पर व्यतिकरण चित्र मिलेगा तो स्पष्ट चित्र मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 8th क्या है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो हमने डेरिवेशन समझा है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। जब हमारे पास डेरिवेशन है तो इसमें रटने जैसी कोई बात नहीं है, तो रटना तो है ही नहीं, हमें समझना है। आप हर चीज को समझिए, समझ लेंगे तो आप आंसर को अपने आप लिखेंगे। तो हमारे पास डेरिवेशन है फ्रिंज की चौड़ाई का, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। इसमें लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य क्या है, डी क्या है, प्रकाश स्रोत से पर्दे तक की दूरी है, कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है, ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। जितने ऊपर हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितने नीचे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, बीटा समानुपाती लैम्डा, यानी फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, बीटा समानुपाती कैपिटल डी, ये स्रोत से पर्दे की दूरी है, इसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। पर्दे की दूरी बढ़ती जाएगी तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी। और क्यों संकीर्ण स्लिट रखना चाहिए, क्यों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होना चाहिए, उसका कारण यह है कि बीटा जो है स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है बीच की दूरी कम होगी तो फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी। फ्रिंज की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए हमें दोनों कला संबद्ध स्रोतों यानी स्लिटों को पास पास रखना चाहिए, उनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए। तो स्पष्ट आपको बड़ी जो है फ्रिंज की चौड़ाई उस प्रयोग में दिखाई देगी। अब लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा भी, ये वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन एक और आता है। देखिए लैम्डा आर माने रेड के लिए, रेड कलर के लिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा रेड इज ग्रेटर देन बीटा वी। रेड के लिए फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होती है और बैगनी के लिए फ्रिंज की चौड़ाई कम होती है। लाल रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी और बैगनी रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। उसका कारण यह है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग को वायु के स्थान पर जल में किया जाए। देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। अब हम ये अभी समझ चुके हैं कि बीटा लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा ज्यादा तो बीटा ज्यादा, लैम्डा कम तो बीटा कम। ठीक है, अब एयर में लैम्डा ज्यादा होता है वाटर से। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वायु में
अधिक होती है और पानी में कम होती है। तो नेचुरल सी बात है कि पानी में यदि प्रयोग करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी। बीटा ए इज ग्रेटर देन बीटा डब्ल्यू। यदि एयर में आप प्रयोग कर रहे हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई अधिक मिलेगी, और पूरे एपरेटस को आप पानी में रख के कर रहे हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई आपको कम मिलेगी। कुल मिलाकर पानी में करने पर फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाती है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य घट जाती है, इसलिए चौड़ाई भी घट जाती है। 10th क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, कलर्ड दिखते हैं, चमकते हैं, क्या कारण है? देखिए, इसका कारण व्यतिकरण है। प्रकाश का व्यतिकरण इसका कारण है। साबुन की जो बुलबुले की होती है वो एक पतली फिल्म होती है, उसमें 2 लेयर रहती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। यदि बुलबुला बना हुआ है तो प्रकाश जहां पड़ेगा, प्रवेश करेगा, वो ऊपर की लेयर है और नीचे एक लेयर होगी। तो ऊपर की सतह से प्रकाश का कुछ हिस्सा परावर्तित होता है और निचली सतह से होता है। तो इन दोनों परावर्तित किरणों के बीच में व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है। आपने पढ़ा है जब दोनों तरंगें एक साथ गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण से तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। अब चूंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, विबग्य और बेंजानिया पीनाला 7 रंगों से बना है, इसलिए व्यतिकरण के फलस्वरूप अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, इसलिए बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। तो इसका मूल कारण क्या हुआ? व्यतिकरण इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या है। यंग के प्रयोग में, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम करेंगे। यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें दिया है विड्थ जो दी है W1 और W2 का जो रेशियो है, अनुपात है, वो हमारे पास क्या है? 4:1। अब स्लिटों से निर्गत तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, ये जो स्लिट की चौड़ाई है ये तीव्रता के समानुपाती होती है। तो तीव्रता क्या होगी? इंटेंसिटी I1 और I2। तो हम ये लिख सकते हैं I1/I2 = W1/W2 = 4/1। हमने ये मान लिया कि I1 जो है, यहां 4 लिखा हुआ है तो I1 को हमने मान लिया 4I, और यहां 1 लिखा हुआ है तो I2 को मान लिया क्या? I। ठीक है। अब तीव्रता जो है, मैक्सिमम तीव्रता का जो फार्मूला है, हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं जब इंटरफेरेंस का, तो हमें कुछ फार्मूले मिलते हैं। तो अधिकतम तीव्रता का सूत्र है I1 + I2 + 2√I1I2। ये मैक्सिमम तीव्रता है, cos फाई का मान 1 होता है। तो I1 की जगह हम क्या रख दें वैल्यू? 4I, ये दिख रही है आपको, ये 4I हमने रख दिया। I2 की वैल्यू क्या रख दें? I, ये रख दिया। यहां अंदर √I1I2 है तो 4I × I हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ गया? 5I का आ गया, और ये 4 का जो वर्गमूल निकला वो 2 निकला, I² का I निकला, 2 बाहर है, 2 × 2 4I, तो 5 और 4 9, 9I आ जाएगा। तो I मैक्सिमम हमारे पास क्या आ गया? 9I आ गया। अब मिनिमम क्या निकाल लेंगे? जरा सा डिफरेंस है मिनिमम के फार्मूले में। I मिनिमम के फार्मूले में यहां पर माइनस आ जाएगा। I1 + I2 - 2√I1 × I2। I1 की वैल्यू रख दीजिए 4I, I2 की रख दीजिए I, और ये 4I × I। 4I और I क्या हो गया? 5I। यहां 2I हमारा इसका रूट निकला, वर्गमूल निकला, तो 2 × 2 4I। 5I में से 4I को हम, ये 2 × 2I आ गया, 4I आ गया, माइनस कर देंगे 5I में से 4I को, तो I बचेगा। तो मिनिमम क्या आ गई? I आ गई। इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे? अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात पूछा गया है प्रश्न में, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 9I/I। ये I से I हमारा कैंसिल हो गया, नीचे 1 आ गया, तो 9:1 आ जाएगा। तो I मैक्सिमम × I मिनिमम का अनुपात क्या आएगा? 9:1। ये फार्मूले आपने जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, डेरिवेशन किए होंगे, तो मैक्सिमम के फार्मूले में प्लस और मिनिमम के फार्मूले में माइनस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 12th। 12वां क्वेश्चन ये है कि यंग के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त किया गया है और इससे फ्रिंज की चौड़ाई 2 mm 2 मिलीमीटर प्राप्त होती है। यदि तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? देखिए, सबसे पहले 2 mm को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना पड़ेगा। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं।
11 से आप पढ़ रहे हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात ऋण 10 मीटर। तो लैम्डा 1 हमको क्या दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 में हमने 10 की घात ऋण 10 का गुणा किया, ये 3 प्लस के शून्य है, ये माइनस का है, तो 10 की घात 3 हुआ, 10 की घात 3 प्लस का हुआ, 10 की घात ऋण 10 में से प्लस के 3 माइनस होंगे तो 6 × 10⁻⁻7 आएगा। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, जब भी आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो वहां पर 10 की घात ऋण 10 का आपको गुणा करना है। तो 6 × 10⁻⁻7 मीटर। बीटा 1 2 mm थी, 2 mm को हमने मीटर में बदलना है तो 1 मिलीमीटर 10 की घात ऋण 3 मीटर के बराबर होता है, हमने 10 की घात ऋण 3 का गुणा कर दिया। दूसरी कंडीशन में हम जब प्रयोग करते हैं तो 4800 एंगस्ट्रॉम लिए, 4800 को जब बदलेंगे तो सिंपली 10 की घात ऋण 10 का गुणा करेंगे तो 4.8 × 10⁻⁻7 आएगा, ठीक है। और बीटा 2 हमको निकालना है, तो समानुपाती होती है बीटा, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, बीटा लैम्डा के समानुपाती होता है, बीटा 1 अपॉन बीटा 2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। बीटा 1 की वैल्यू रखिए, बीटा 1 की क्या है, यहां देखिए 2 × 10⁻³ ये रख दिया। बीटा 2 हमको निकालना है, लैम्डा 1 की वैल्यू रखिए 6 × 10⁻⁻7 ये रख दी, लैम्डा 2 की वैल्यू रखिए 4.8 × 10⁻⁻7 ये रख दी, ये सब कैंसिल हो जाएंगे 10⁻⁻7। अभी हम कर देंगे, ये हमारे पास आया, हमने क्या किया, बीटा 2 निकालना है तो हमने इसको पहले पलटा दिया, तो बीटा 2 ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये पलट गया, ठीक है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ 0.8 आ गया, कैसे आएगा, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 कैंसिल हो गया, 6 से हमने 4.8 को कैंसिल हुआ, 6 × 48, यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, वेरी सिंपल, 0.8 पॉइंट लगा हुआ है तो 0.8 आ गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इसमें 2 × 10⁻³ का, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 8 दूनी 16, 1.6 × 10⁻³ मीटर। हम ये कह सकते हैं 1.6 mm। आप देख लीजिए यहां 2 mm मिल रही थी, 6000 जब तरंग दैर्घ्य थी, तरंग दैर्घ्य को घटा दिया तो फ्रिंज की चौड़ाई भी घट गई, फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा के समानुपाती होती, तो इस आंकिक, ये एप्लीकेशन क्वेश्चन होते हैं जो आंकिक प्रश्न होते हैं, तो यहां पर आपको ये पता चल गया कि पहले ज्यादा तरंग दैर्घ्य थी तो चौड़ाई ज्यादा प्राप्त हो रही थी, तरंग दैर्घ्य को घटा दिया तो चौड़ाई कम प्राप्त हो रही है, तो फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, 1 और 9 है, तो व्यतिकरण में महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए I1/I2 दिया है 1/9, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है। आपको पता है कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, हम ये लिख सकते हैं I1/I2 = A1² अब 1/9 I1/I2 का मान है, तो A1² ये 1/9 आ जाएगा, वर्ग हटा दीजिए तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, तो A1/A2 क्या गया 1/3। अब हम ये मान लेते हैं कि A1 जो है हमारा x है, ये 1 है ना ऊपर, और A2 को हमने मान लिया 3x। अब I मैक्सिमम I मिनिमम, ये जो फार्मूला है I समानुपाती A², ये मैक्सिमम में क्या आता है आयाम A1 + A2, और मिनिमम क्या आता है A1 - A2, दोनों तरंगों के आयाम जुड़ जाते हैं तो आयाम अधिकतम हो जाता है, दोनों तरंगों के आयाम घटते हैं तो आयाम न्यूनतम हो जाता है विनाशी व्यतिकरण में। ये संपोषी व्यतिकरण है और ये विनाशी व्यतिकरण है, तो A1 + A2 का स्क्वायर और A1 - A2 का स्क्वायर, ये वैल्यू रख दीजिए, A1 की वैल्यू x, A2 की वैल्यू 3x, यहां भी नीचे वैल्यू रखाएगी, ये 4x का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, यहां -3x + x है तो यहां -2x आएगा, 4x² आ गया ऊपर, 4x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 16x², नीचे 4x², x² से x² कैंसिल हो गया, 4 से ये 16 कैंसिल होगा, तो यहां फिर से क्या आ जाएगा 4, 4:1 आ जाएगी। I मैक्सिमम I मिनिमम = 4:1, 4:1, ये हमारा आंसर आ गया, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो इस तरह से आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ छोटे क्वेश्चन किए, तरंग प्रकाशिकी का रिवीजन किया, तो आप अब घर पर रहकर अभ्यास करिएगा, दोहराइएगा और अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में समझिएगा।
थैंक यू वेरी मच। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।